गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक आरआरबी ग्रुप डी 2022 डेटेड 1/9/2022 के परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों का हल लेके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 2⁻x-1 प्लस 2⁻x+1 इक्वल टू 320 है तो x इक्वल टू क्या। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। यहाँ जो दिया हुआ है 2⁻x-1 प्लस 2⁻x+1 इक्वल टू 320, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 2⁻x कॉमन ले लेते हैं ये दोनों से, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा 2⁻−1 और यहाँ पे बच जाएगा 2⁻1 इक्वल टू 320। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2⁻x, ये 2⁻−1 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 है 320, या ऐसे लिख सकते हैं 2⁻x इक्वल टू 320 गुना, देखिए यहाँ 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 5 हो जाएगा नीचे। 5 के साथ इसको काट देते हैं, 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 64 गुना 2, यानी कि 2 के ऊपर में हम लोगों का इधर x है बराबर इधर है 64 गुना 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के ऊपर में 7, 2 2 कैंसिल, तो बचा x बराबर 7, ये होगा आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि 5 के ऊपर में x प्लस 4 बराबर 5 के ऊपर में 7 है तो x बराबर क्या होगा। चूँकि ये एक घातांक और करनी का नियम है, घातांक और करने का नियम होता है कि अगर आधार बराबर हो तो आधार जो है कट जाते हैं, अगर बीच में बराबर चिन्ह दिया हुआ है तो आधार कट जाएंगे और ऊपर के जो घात है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी ऐसे लिखा जाएगा 5 के ऊपर में x प्लस 4 बराबर 5 के ऊपर में 7, या हम लोग लिख सकते हैं 5 5 कैंसिल, तो x प्लस 4 बराबर 7, यानी कि x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3, ये होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ तीसरा प्रश्न दिख रहा है, 200 का 18% कितना प्रतिशत होगा। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, 200 का मतलब गुना 18% मतलब 18/100 बराबर x, यहाँ पे चूँकि पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना होगा तो x प्रतिशत ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 गुना 18/100 बराबर x, प्रतिशत मतलब होता है 100, नीचे में 100 100 कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग 18 और गुना 2, 18 दूनी 3600, ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे एक स्क्वायर लगा देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में है 1 माइनस कॉस थीटा, ये और ये कट गया तो बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ 5वां नंबर प्रश्न है, 9,000 रुपये की राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 ऊपर में T माइनस 1, इसको होल ब्रैकेट कर देना है। इसमें देखिए मान बैठाइए, P का मान है 9,000, 1 प्लस R का मान है 10/100, ऊपर में T का मान है 2 माइनस 1, 10 10 है 100, 10 और 1 11, 11/10 इसका स्क्वायर माइनस 1, यानी 9,000 गुना 11 11 121, 121 और 10 10 से 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 10 से 100, 100 में 121 में 100 घटा देंगे तो 21 बचेगा, नीचे में 100,
दो को जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 10, इतना रुपया उसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 5, 3 और 4 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए इस अनुपात से हम लोग लिख सकते हैं 5 + 3 + 4, 5, 3, 7, 7 और 4, 5 + 3 8, 8 और 4 12, यानी 12 इकाई बराबर हो जाएगा 180। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 180/12। इसको काटते हैं 6 के साथ, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 के साथ काटेंगे तो ये 15, यानी कि 15 डिग्री हुआ 1 इकाई का मान। तो सबसे छोटी कोण पूछा है, तो सबसे छोटी कोण का अनुपात है 3, तो 3 इकाई का मान होगा 3 बराबर 15 × 3, यानी कि 45 डिग्री। देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है और व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो इसमें हम लोग मान बैठाते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया आपका 12, चूँकि 12 का आधा हो जाएगा। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर गुना ऊंचाई दिया हुआ है 10.5। 7 के साथ इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 3 बच गया तो 35, 7 पंचे 35, चूँकि 1 के बाद दशमलव है इसलिए यहाँ पे दशमलव बैठेगा। 6 चौक 36, 36 को 2 से गुना करना है, 36 दूनी 72, 72 और ऐसे लिखेंगे 2, 7 2 9, 792, 792 गुना 1.5, इसको गुना करने से आपका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 9 पंचे 45 और 1 46, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, 2 9 7, 0 6 2 8, 9 9 18, 7 3 10, 10 और 1 11, 1 1 8 8 0, 1 के बाद दशमलव है यहाँ बैठेगा, यह हट जाएगा, यानी 1 1 8 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन निकालने वाला था, यही होगा आपका आंसर। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल 48 है और संख्याओं का अंतर 13 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं जो दिया हुआ है वो दोनों संख्याओं का अंतर 13 है और वो दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल 48 है। तो हम लोग दो संख्या मानते हैं, जैसे एक संख्या को अगर हम 16 ले लेते हैं, दूसरी संख्या को 3 ले लेते हैं, तो ये दोनों संख्याओं का अंतर 13 आ जाएगा। अब हमको जांचना है कि इसका HCF और LCM जो आएगा उसका गुणनफल 48 आता है कि नहीं। देखते हैं, HCF अगर हम निकालते हैं तो 16 और 3 का HCF क्या होगा, चूँकि दोनों में कोई भी गुणनखंड सेम नहीं है इसीलिए इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। और LCM हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, 16 गुना 3, 16 तिया 48। तो चूँकि ये सभी को जो है फुलफिल कर रहा है, यानी कि हम लोग जो संख्या माने हैं वो सही है, तो आपका आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन के अनुसार होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन में अगर आपका दिया हुआ है 16 या फिर 3, तो ये दोनों में से ही कोई एक संख्या होगा, या तो 16 होगा या तो 3 होगा। तो इसमें आंसर आप 16 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है।
देखिए 9 नंबर प्रश्न है, राम 90 किलोमीटर की दूरी जाने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा वापस आने में उसका चाल होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितना है। यानी कि हम लोगों से एवरेज स्पीड निकालने बोल रहा है, औसत चाल निकालने बोल रहा है। तो औसत चाल निकालने का विधि है, अगर दूरी के लिए एक ही जगह से बार बार तुलना कर रहा है, जैसे कि 90 किलोमीटर गया और फिर 90 किलोमीटर ही वापस आया, मतलब यहाँ पे दूरी का हम लोगों का कोई मायने नहीं है। दूरी के जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे औसत चाल। चाल बराबर आखिर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना है 90 किलोमीटर है, उसको हम लोग रेस्ट में रखते हैं, उसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्या 2, क्योंकि जाता है 1 किलोमीटर और वापस भी आता है उतना ही दूरी, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा। और नीचे में हम लोग लिखेंगे उसका कुल लगा समय, तो उसका कुल लगा समय क्या होगा, इस 1 के अनुसार ही हम लोग, चूँकि यहाँ पे दूरी को 1 मान लिए हैं, इसीलिए 1/30 जाने में इसका जो स्पीड है और आने में जो इसका स्पीड है 60, तो 1/60 इसको ऐसे लिखेंगे 2 इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3, यानी कि 2/3 गुना ऊपर में हो जाएगा 60, 20 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा आपका आंसर। इसको आप लोग ये 90 किलोमीटर बैठा के भी देख सकते हैं। देखिए मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ हम 2 लिखे हैं, इसके जगह पर कुल दूरी लिखना है। कुल दूरी जाता है 90 किलोमीटर और वापस आता है 90 किलोमीटर, यानी कि 90 + 90 बटा पहला स्पीड के अनुसार जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है वो कितना दूर जाता है 90 किलोमीटर जाता है। तो इसमें समय लगा कितना, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो 90/30 जोड़ वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसीलिए 90/60। इसको काट सकते हैं हम लोग, 3 × 9 3 × 3 3 × 9 3 दूनी 6, यानी हो गया इधर 90 और 90 180, 180 बटे यहाँ पे है 2 2 तिया 6 6 + 3 बटा 2, यानी कि 180/9 गुना ये 2 चला जाएगा ऊपर, 9 दूनी 18 20 20 दूनी 40। इस विधि से बनाइए चाहे इस विधि से बनाइए, दोनों विधि से एक ही मान निकलेगा। देखिए कह रहा है कि ए किसी टंकी को भरने में 30 मिनट लगाता है तथा बी उसे खाली करने में 60 मिनट लगाता है, तो दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए या एक साथ दोनों अगर काम करते हैं तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, कुल समय 1/30 - 1/60, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 - 1 यानी 1/60 भाग होता है। ये हुआ 1 घंटे का काम या तो 1 मिनट का काम। तो ये जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला को हम ऊपर पलट देते हैं तो वो होता है वास्तविक समय, यानी कि कुल समय बराबर कितना हो गया 60 मिनट। इतना मिनट में टंकी भर जाएगा। देखिए एक प्रश्न दिख रहा है, x + 1/x = 3 है, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। इस तरह के गणितों का हल इससे पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया है कि किस तरह से इसका हल किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए एक आसान सा आपको सूत्र याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे x + 1/x बराबर अगर 3 दिया हुआ है, इस मान को हम लोग p मान लेते हैं, इस मान को p मान लेते हैं। तो अगर इसमें x² + 1/x² पूछ रहा है या फिर x³ + 1/x³ पूछ रहा है, तो उसका आसानी से हम लोग जो है इस विधि से बना सकते हैं, ये जो हम p माने इसके अनुसार।
देखिए यहाँ पे चूँकि स्क्वायर में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे ये जो p माने हैं p का स्क्वायर माइनस 2, अगर स्क्वायर में है तो। अगर क्यूब रहता तो यहाँ पे क्यूब कर देते हैं और यहाँ पे 3 गुना p, वो होता है आंसर। तो जैसे कि यहाँ p दिया हुआ p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 तिया 9 माइनस 2 यानी कि 7, इसका आंसर होगा 7। देखिए दोस्तों एक प्रश्न है 40% और 60% किस एकल छूट के बराबर है। यानी कि कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कोई एक 100 रुपया में वस्तु अंकित किया गया है, उसको उस पर जो है पहले 40% छूट दिया जाता है, उसके बाद फिर 60% छूट दिया जाता है, उसके बाद वस्तु को बेचा जाता है। तो कहने का अर्थ यही है कि इस दोनों छूट के बराबर एक छूट ऐसा होना चाहिए जो ये दोनों छूट को मिलाकर समान हो जाए। तो इसको निकालने का विधि क्या है, एकल छूट का एक सूत्र होता है, जो पहला छूट दिया हुआ है उतना प्लस जो दूसरा छूट दिया हुआ है उतना, फिर माइनस पहला छूट गुना दूसरा छूट बटे 100। 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 40 और 60 हो गया 100 माइनस 4 गुना 6 24, इसको घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 76% के बराबर। अगर ये दोनों छूट के बराबर 40% या 60% के बराबर 76% एकल छूट दिया जाए तो इसमें जितना रुपया का लाभ होता है इसमें भी उतना ही रुपया का लाभ होगा। यही होगा आपका आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 28 और x माइनस वाई बराबर 12 है तो 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा। यहाँ पे जो हम लोग का दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 28 और x माइनस वाई बराबर 12, ये दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये दोनों को जोड़ने से हो जाएगा 40, तो x बराबर हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो y बराबर हम लोग का हो जाएगा 28 माइनस 20 यानी कि 8। x का मान हो गया 20, y का मान हो गया 8। तो हम लोगों को निकालने बोला है 2x प्लस 3y। 2 इंटू एक्स का मान हो गया 20, 3 इंटू वाई का मान हो गया 8। 20 दूनी 40, 8 तिया 24, 64, ये होगा आंसर। देखिए एक साधारण ब्याज से प्रश्न है 14 नंबर, 2000 रुपये पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का मूलधन दिया हुआ है 2000, दर दिया हुआ है 7.5% और यहाँ पे समय दिया हुआ है 8 महीना। तो 8 महीना को हम लोग जो है वर्ष के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है उसमें बैठा देंगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना समय, इसको ऐसे ही लिखते हैं 8 महीना। अच्छा, और दर है 7.5%, नीचे में होता है 100 गुना यहाँ पे 8 का जो है 8 महीना में है, इसको वर्ष में बदलने के लिए हम लोग 12 से भागा कर देंगे। अब इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 गो शून्य 2 गो शून्य कट गया, इसका एक दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 3 के साथ इसको काटते हैं तो 25 तिया 75 होता है, एक शून्य कट गया, तो यहाँ पे 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100 रुपया, यह होगा आंसर। देखिए 15 नंबर एक प्रश्न है, किसी व्यापार में राम तथा श्याम क्रमशः 4000 रुपया तथा 8000 रुपया की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल होता है। 6 महीने बाद श्याम अपनी पूंजी का 50% निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में एक 10,000 रुपया का लाभ हुआ तो राम का भाग कितना है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, राम का भाग और श्याम का भाग, इसको आर भी लिख सकते हैं, इसको एस भी लिख सकते हैं। तो राम का भाग चूँकि यहाँ पे है 4000 रुपया और श्याम का भाग है 8000 रुपया, तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 महीने के बाद श्याम अपना पूंजी में से 50% निकाल लेता है। तो हमको चूँकि देखना है 1 साल में, चूँकि उनका लाभ होता है 1 साल में, 1 साल के बाद ही जो है लाभ की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए ये राम का जो पूंजी लगा हुआ है 4000 रुपया वो तो 12 महीने के लिए ही लगा हुआ है।
और श्याम क्या क्या करता है, 8,000 रुपया इसमें से 6 महीना के लिए उसका रहता है, फिर प्लस 8,000 में से 50% निकाल लेता है, यानी कि 4,000। तो 4,000 रुपया का उसका रहता है फिर 6 महीने के लिए। तो ये दोनों का अनुपात हम लोगों का कैसे निकलेगा, 12 चौक 48, ये हो गया 48,000 रुपया, और इसका 6 चौक 24, 48,000 प्लस 24,000, ये हो जाएगा 72,000। ये दोनों के बीच में इतना का अनुपात है। इसको हम काटते हैं 24 के साथ, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी कि 2:3। इस रेशियो में जो है उसको लाभ की प्राप्ति होगी, 2 और 3 के अनुपात में। 2 और 3 के अनुपात में अगर लाभ की प्राप्ति होती है, यानी कि 3 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं तो 5, यानी कि 5 इकाई बराबर हो गया 10,000। अब चूंकि पूछा है कि राम का भाग कितना है, तो राम का भाग है 2, 2 बराबर 5 इकाई बराबर 10,000, तो 1 इकाई बराबर हो जाएगा इतना बटे 5। 5 से अगर इसको काटते हैं 2,000, तो 2 बराबर 2 इकाई बराबर 2 गुना 2,000, यानी कि 4,000 रुपया राम को मिलेगा। इसी में अगर पूछता श्याम का भाग कितना होगा, तो श्याम का भाग होता 3, यहाँ पे 2,000 गुना 3 करते हैं 6,000, तब दोनों का योगफल जो है 10,000 हो जाता। हाँ तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरे द्वारा बनाए गए गणितों का हल आप लोगों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये तो मुझे पता नहीं है, मुझे ज्ञात नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर मुझे आप लोगों को अगर किसी तरह की त्रुटि नज़र आती है तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो नई जानकारी है, जैसे ही यूट्यूब में आएंगी आपको उनका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जो है उसका लुत्फ़ उठा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।